आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। पिछले कुछ हफ्तों से अगर आप इंडियन टेलीविजन मीडिया को देखोगे तो आपको इंडियन टेलीविजन मीडिया में वही ऊंट नजर आएगा। बात तो सही है, क्योंकि वही एंकर्स, वही चैनल्स, वही स्टूडियोज जिन पर सालों से आरोप लगता रहा है कि ये सरकार से सवाल नहीं पूछते, सरकार के माउथ पीस की तरह काम करते हैं और सरकार की गलतियों को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते। वहीं अब अचानक से ना तस्वीर बदली सी नजर आ रही है। You think Doordarshan is going to question the central government? They won't. #save the Aravaris. I'm stepping forward on this. मगर वही शब्द घंटा का प्रयोग आपके मंत्री महोदय ने किया, the BJP, whether they have forgotten the promises that they made. And if any Bollywood producer has the guts, make a film on what happened to Singh. और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ अर्नब गोस्वामी तक सीमित नहीं है, बल्कि आज इंडियन मीडिया में एक पैटर्न देखा जा रहा है और वो सब कुछ हो रहा है जो कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। इंदौर में जहरीले पानी से इतनी जानें क्या फोकट में चली गई हैं? जो सवाल न पूछे लोग मर रहे, फिर भी मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। आप चुप्पी नहीं साध सकते सर, सवाल का जवाब क्योंकि इसे हम पूछ रहे हैं। सरकार से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑपोजिशन के पक्ष में बातें रखी जा रही हैं और कई मामलों में बीजेपी को खुलकर टारगेट किया जा रहा है। अब जिसका नतीजा ये हुआ कि जो लॉबी कुछ महीने पहले तक इन्हीं लोगों को पानी पी कर गालियां दिया करती थी, आज वही लॉबी इन्हें अनऑफिशियल अब्बू बनाकर बैठी है। जो चेहरे कल तक इन्हें गोदी मीडिया, प्रोपेगेंडा जर्नलिस्ट और ना जाने क्या क्या लगा करते थे, आज वही लोग इन्हीं लोगों के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उनके बयानों को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक बात को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए कि बीजेपी को क्रिटिसाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि एक फेयर और रिस्पॉन्सिबल मीडिया का यही काम होता है कि वो सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल पूछे। आखिर मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर इसीलिए कहा जाता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये बदलाव नेचुरल नहीं बल्कि फोर्स्ड लगता है। क्योंकि बात ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार से सवाल पूछना गलत है या सही है। असली सवाल ये है कि सवाल अचानक से क्यों पूछे जा रहे हैं। अचानक ऐसा इन पिछले 15 दिनों में क्या हुआ जो इनके अंदर का जर्नलिज्म जाग गया। इसीलिए सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव क्यों हो रहा है। क्या सच में वह मीडिया जिस पर सालों से गोदी मीडिया का ठप्पा लगा हुआ था वो अब ढह चुका है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या इस पूरे शिफ्ट में किसी बाहरी ताकत का भी योगदान है या फिर ये मामला कुछ और ही है? आइए इस वीडियो में जानने का प्रयास करें। देखिए, आज भारतीय मीडिया में जो बदलाव दिखाई दे रहा है उसे समझने के लिए हमें पहले इंडियन टेलीविजन मीडिया के इतिहास को ठीक से समझना होगा। जब से भारत के अंदर टीवी न्यूज की शुरुआत हुई है तब से एक पैटर्न बार बार दोहराया गया है। जिस समय जो सरकार सत्ता में होती है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे उसी सरकार के पक्ष में झुकने लगता है, उसी की गोदी में बैठ जाता है। इसकी वजह कोई विचारधारा नहीं होती है बल्कि सीधी सत्ता और ताकत होती है। ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस सरकार देती है, सरकारी विज्ञापन भी सरकार देती है, इंफॉर्मेशन तक पहुंच सरकार के कंट्रोल में होती है और रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी सरकार के हाथ में होते हैं। ऐसे में मीडिया को यह समझ में आ गया कि सरकार से टकराना फायदे का सौदा नहीं है और यहीं से मीडिया के भीतर यह सोच बैठ गई कि सरकार से सवाल पूछना या खिलाफ जाना बेवकूफी है। इस मानसिकता की असली परीक्षा इमरजेंसी के दौरान में हुई थी। इमरजेंसी ने मीडिया को पूरी तरीके से नंगा कर दिया था। उस समय अखबारों के दफ्तरों में सरकारी अफसर बैठा करते थे। कौन सी खबर छपेगी, कौन सी लाइन हटेगी, कौन सा कॉलम खाली रहेगा, सब कुछ पहले से तय होता था। जो पत्रकार बोला उसे जेल में डाल दिया गया और जो मीडिया हाउस चुप रहा बस वही चलता रहा। लेकिन यह सब तो सिर्फ शुरुआत थी। असली बदलाव आया 2000 के बाद, खास तौर पर यूपीए सरकार के दौर में। इस समय इंडियन मीडिया लगभग पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार की गोदी में बैठ चुका था। बड़े इंग्लिश और हिंदी न्यूज चैनल्स ने सरकार के प्रति बेहद नरम रवैया अपनाया हुआ था। कई बार सवाल पूछने की बजाय सरकार की इमेज बचाने की कोशिश की जाती थी। प्रायर टू 2014 जर्नलिस्ट होते थे जो चापलूस होते थे, वो कांग्रेस पार्टी की चापलूसी करते थे। गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब की जय जयकार करते थे। And they would hesitate in asking difficult questions of the government and to the government. और ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं मैं, इसके दर्जनों उदाहरण मौजूद हैं। गांधी परिवार की कवरेज उस दौर में बिल्कुल अलग स्तर पे थी। कई बार ऐसा लगता था कि न्यूज कवरेज राजनीति नहीं बल्कि प्रशंसा अभियान बन चुकी है। लड़कियां उस पर लट्टू हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि 40 छू चुके इस कंवारे के सर पर सेहरा कब बंधेगा। राहुल गांधी को एक फ्यूचर लीडर साबित करने के लिए ऐसी खबरें चलाई जाती थी जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता था। बरेली और अमेठी का लाडला राहुल
अंग्रेजों को भारत दिखाता राहुल। कभी पैराग्लाइडिंग करता है तो कभी प्लेन में बैठकर किताबों में खोया रहता है। जो दिन के उजाले में रोड शो करता है और शाम ढलते ही किसी दलित के दालान में होता है, वो शख्स जो शाहरुख के साथ मैच देखता है तो कभी उसके कंधों पर मिट्टी का बोझ दिखता है। कभी बताया जाता था कि वो फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, कभी उन्हें योगा एक्सपर्ट की तरह दिखाया जाता था। राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो चुके हैं राहुल गांधी और वहां पहुंच गए फुटबॉल के खिलाड़ी के तौर पर और बन बैठे योग के गुरु भी। यहां तक कि जब राहुल गांधी उत्तराखंड के किसी गांव में छुट्टियां मनाने जाते थे तो मीडिया ये दिखाने लगता था कि उस गांव को राहुल गांधी ने दुनिया के नक्शे पर ला दिया है। राजधानी दिल्ली की भागादौड़ी और चकाचौंध से कई 100 किलोमीटर दूर ये कांग्रेस के युवराज ही हैं राहुल गांधी। जी हां, राहुल अपने 2 भांजों और बहनोई रॉबर्ट वड्रा के साथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर 3 दिनों तक प्रकृति की गोद में मस्ती करते रहे। हालांकि राहुल ने मीडिया को छकाने की खूब कोशिश की, लेकिन फुर्सत के इन लम्हों को भला कैमरा कैसे छोड़ सकता था। यूपीए के समय एनडीटीवी और दूसरे बड़े चैनल्स राहुल गांधी के बर्थडेज को भी ऐसे कवर करते थे जैसे कोई नेशनल सेलिब्रेशन हो, नेशनल हॉलिडे हो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, पर धरती की बेचैनी तो सिर्फ बादल समझता है। कुछ यूं ही धरती की तर्ज पर आम जनता को राहुल गांधी से ढेरों उम्मीदें हैं। अब राहुल गांधी को उन उम्मीदों पर बादल की तरह खरा उतरना होगा। ये इम्तिहान भी पास करना होगा। राह आसान नहीं। पूरे के पूरे दिन पॉजिटिव स्टोरीज चलती थी। राहुल गांधी चाहे राजनीति के गलियारों में हो या फिर उनसे दूर, उनका अंदाज हमेशा सुर्खियों में रहता है। इन दिनों भी राहुल का नया लुक बेहद चर्चा में है। लेकिन सरकार की नाकामियों पर एक भी सवाल उस समय नहीं किया जाता था। राहुल कैसा भैया जी, समोसे का टेस्ट कैसा है? समोसे का टेस्ट कैसा है? समोसे 2010 से पहले का ये दौर ऐसा था जब मीडिया सरकार की इमेज बचाने वाला माध्यम बन चुका था और इसी वजह से बड़े बड़े घोटालों की कवरेज भी कमजोर और धीमी रही थी शुरुआत में। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, इस टाइप के मामलों में मीडिया ने शुरुआत में कोई आक्रामक रुख नहीं दिखाया था और जब सुप्रीम कोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट सामने आ गई तब जाकर प्रेशर में कवरेज की गई। उस दौर में भाषा का यूज भी जानबूझकर बदल दिया गया। आतंकवादी को टेररिस्ट कहने के बजाय मिलिटेंट कहा गया, घोटालों को स्कैम कहने के बजाय एलिगेशन कहा गया और सवाल पूछने के बजाय कई बार सरकार का बचाव किया गया। And we are here with the power minister of the country who is in the helms of affair and he is trying his level best to sort out all the issues. Of course, we know the issues of delayed monsoon that has caused a lot of problem with the hydro sector. We know the gas problem that is scarce and production is coming and going down in the country, and of course the biggest problem is the coal sector problem that supports around 65% of the power production in the country. जब देश के अलग अलग हिस्सों में राइट्स होते थे, दंगे होते थे, तो मीडिया अक्सर जिम्मेदारी को दूसरी दिशा में मोड़ देता था। नागपुर दंगों के समय कुछ मीडिया चैनल्स ने बॉलीवुड की फिल्मों को ब्लेम करना शुरू कर दिया था और इसी तरीके से 2007 में सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद बेंगलुरु में आईटी सेंटर्स जला दिए गए थे। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा गया कि भारत में बैठकर किसी दूसरे देश की घटना पर हिंसा क्यों कर रहे हो भाई। Some more news back home. A protest against the hanging of Saddam Hussein turned violent in Bangalore's Shivaji Nagar area on Friday night. But today it has been peaceful, but the police are still out on the streets. इसी के साथ ही मीडिया ने ऑपोजिशन, खास तौर पर बीजेपी जैसे दलों को लगातार डिमीन किया था। 2009 में एनडीटीवी पर विनोद दुआ ने ऑपोजिशन को ठग कह दिया था। पिछली लोकसभा के साथ विपक्ष ने बदसलूकी की थी, दुर्व्यवहार किया था, बार बार चलने नहीं दी थी, लोकसभा को रोका था। आने वाली लोकसभा में क्या हम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करें विपक्ष से? आप मधु लिमिये का जमाना भूल गए, मधु दंडवते का जमाना भूल गए। आलू वाले साहब, ठगी हमारे यहाँ सदियों से चलती आ रही थी, परंपरा रही सदियों तक, लेकिन उसको खत्म किया गया। बिल्कुल उसी तरह लोकसभा को रोकना, काम ना होने देना, बातचीत के बजाय विघ्न डालना, ये अपने आप में अच्छी बात नहीं, बेशक परंपरा रही हो, क्या इस दफे उसको रोका जाएगा? वो अलग बात है कि आज कोई एंकर ऑपोजिशन के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर ले तो उसे गोदी मीडिया कह दिया जाता है। पर उस दौर में ऑपोजिशन को खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। बीजेपी के प्रति मीडिया की नफरत किसी से छुपी नहीं थी। 2009 के जनरल इलेक्शंस में बेंगलुरु की सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और कर्नाटका में बीजेपी ने 28 में से 19 सीटें हासिल की थी। लेकिन इसके बावजूद भी एनडीटीवी जैसे चैनल्स बेंगलुरु में
एक भी बीजेपी वोटर को नहीं दिखा पाए थे। और ये बात साफ दिखाती है कि मीडिया किस तरीके से उस समय सिलेक्टिव रियलिटी दिखा रहा था। Clear mandate for the UPA, for the Congress. How did you respond to that? I was actually looking forward to the Congress forming the government in the center. So because I'm more of a Congress person, I just, I'm not very much BJP, so I prefer the Congress coming to power. नरेंद्र मोदी के साथ भी मीडिया का व्यवहार इसी पैटर्न का हिस्सा था। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तब उनके कामकाज पर नीतिगत चर्चा करने के बजाय उनकी इंग्लिश, उनकी पर्सनैलिटी और उनके पहनावे का मजाक उड़ाया जाता था। गुजरात के अहमदाबाद से नरेंद्र मोदी ने लाखों करोड़ों रुपए के MOUs साइन करके वाइब्रेंट गुजरात में नाम कमाया। प्रधानमंत्री पद के लायक भी माने गए, लेकिन अंग्रेजी में शायद कुछ चूक गए। जब इंग्लिश में बोलते हैं तो डगमगा जाते हैं। कहना चाहते थे कि मैं हर हाल में आशावादी हूं, लेकिन बोल गए क्या? नरेंद्र मोदी पिछले कुछ बरसों से लगातार कह रहे हैं कि गुजराती आगे जाना चाहते हैं तो उनको अंग्रेजी में आगे बढ़ना होगा, लेकिन लगता है वो खुद इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। लगभग एक दशक तक उन्हें लगातार नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया गया। यहां तक कि दूरदर्शन पर भी उनको एक बहुत ही सीमित स्पेस दिया जाता था, जबकि वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। 10 साल जब तक यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी दूरदर्शन पर प्रतिबंधित थे। नरेंद्र मोदी को दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जाता, मुख्यमंत्री होने के बावजूद नहीं दिखाया जाता था। दूरदर्शन में एक स्पेशल सेल था, उस स्पेशल सेल में ये प्लान होता था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गुजरात के खिलाफ जो है एंटी वो करनी है, कैसे उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा न्यूज बनानी है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था, इसका जवाब खुद सीनियर जर्नलिस्ट ने बाद में दिया है। सुधीर चौधरी जैसे लोग बता चुके हैं कि मीडिया हाउसेस को सीधे सरकार से कॉल आते थे कि क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, कौन सा मुद्दा उठेगा और कौन सा दबेगा, ये सरकार तय करती थी। तो उस समय बिल्कुल एक ग्रुप हुआ करता था 4-5 एडिटर्स का, और उनको बता दिया जाता था कि आज ये करना है, दिस शुड बी योर एजेंडा, और सारे चैनल्स पर वही काम होता था, वही खबरें चलेंगी। पूरी एक व्यवस्था थी कि आपने सारे न्यूज़ चैनल्स को अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ है और आप जो चाहेंगे वही होगा। ये सरकार की तरफ से डिसाइड होता था। सरकार में जो भी जिसकी भी ड्यूटी होती थी मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करने की, वो लोग ये डिसाइड करते थे। और उस समय के जो एडिटर्स थे वो बहुत खुशी खुशी ये काम करते थे। उनको अच्छा लगता था कि देखिए मुझे, दे यूज्ड टू फील दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल। लेकिन मीडिया पूरे इस दौर में एक बात भूल गया था कि कोई भी सरकार हमेशा सत्ता में नहीं रहती है, समय बदलता है, और वही समय 2014 के बाद बदल गया। देखिए, समय बदला, लेकिन जिस तरीके से बदला उसकी उम्मीद इंडियन मीडिया को बहुत कम थी। 2014 में जो हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, वो पूरे इंडियन टेलीविजन मीडिया इकोसिस्टम के लिए ना एक बहुत बड़ा झटका था। 2014 से पहले ये ज़्यादातर बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ये मानकर चल रहे थे कि नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन सकते। और भाई साहब, लगेगा भी क्यों नहीं, एक तो कांग्रेस न जाने कितने ही वर्षों से सत्ता पे काबिज थी, और वही दूसरी तरफ लगभग एक दशक तक मोदी के खिलाफ लगातार नेगेटिव कवरेज की गई थी। गुजरात मॉडल को बार बार बदनाम किया गया था। 2002 को हर चुनाव से पहले उछाला ही जाता था। उनकी इंग्लिश, उनकी पर्सनैलिटी, उनके बोलने के तरीके को, और यहाँ तक कि उनके कपड़े तक को मजाक में उड़ाया जाता था। ऐसे में लगता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए जो सर्टिफिकेशन कोर्स मोदी सरकार ने चला रखा है, उसकी थोड़ी बहुत जरूरत उन्हें और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी है। मीडिया को ना इस बात का तो भरोसा था कि इतने लंबे कैरेक्टर असैसिनेशन के बाद मोदी तो खत्म है, लेकिन चुनावी नतीजों ने इस भरोसे को पूरी तरीके से तोड़ दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी न सिर्फ जीते, बल्कि पूरे देश में सबसे बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यहीं से मीडिया के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होता है। मीडिया को यह समझ में आने लगा था कि रातों रात पावर सेंटर पूरी तरीके से बदल चुका है। कांग्रेस अब सत्ता में नहीं थी, बीजेपी अब देश की राजनीतिक रियलिटी बन चुकी थी, और जब सत्ता बदलती है ना तो मीडिया का व्यवहार अपने आप बदल जाता है। 2014 के तुरंत बाद कई बड़े बड़े चैनल्स में ना अंदरूनी बदलाव होने शुरू हो गए थे। जो एडिटर्स और एंकर्स बीजेपी के खिलाफ माने जाते थे, उन्होंने यू टर्न लेना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 इसका एक साफ उदाहरण है। CNN, IBN
और IBN7 जैसे चैनल्स जो यूपीए सरकार के समय सवाल पूछते थे, 2014 के बाद उनका टोन बदल चुका था। इसके बाद चैनल्स का झुकाव सरकार की तरफ साफ दिखाई देने लगा था। यही पैटर्न दूसरे नेटवर्क्स में भी देखा गया। 2015 के बाद ना हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडिया हाउसेस में एक साफ ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था। जी न्यूज़, आज तक, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, इंडिया टुडे, न्यूज़ 18, इंडिया टीवी, ABP न्यूज़, इन जैसे बड़े बड़े चैनल्स पर सरकार की बात बिना ज़्यादा सवाल के आगे बढ़ने लगी थी। जो चैनल्स कुछ समय पहले तक मोदी को देश के लिए खतरा बता रहे थे, वही चैनल्स कुछ ही महीनों में उन्हें सबसे मजबूत नेता बताने लगे थे। इनफैक्ट सुशांत सिन्हा जैसे जर्नलिस्ट जो पहले राहुल गांधी के साथ गलबैयां करते थे, पूरी राजनीति जैसे घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप, नफरत की भाषा में घिरी हुई है। ऐसे में अगर प्यारी सी तस्वीर दिख जाए तो अच्छा लगता है। कुछ हिचक के साथ और कुछ शरारत के साथ ऐसी एक लजाती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। असम के दौरे पर गए राहुल गांधी को जोरहाट की महिलाओं ने घेर लिया। एक महिला ने बाकायदा उनका गाल चूम लिया और युवा राहुल वाकई अपनी लजाई हुई हंसी के साथ कुछ और युवा लगने लगे। ये वो तस्वीर है जब राहुल गांधी वहां बैठे थे और एक महिला अचानक से पीछे से आई और उन्होंने राहुल गांधी का गाल चूम लिया। और राहुल गांधी की मुस्कान देखिए, वो भी शर्मा गए और खिलखिलाने लगे। इस दृश्य में बहुत सारे अर्थ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक कोमलता है जो राजनीति के पार जाती है। अब वो ओपनली बीजेपी के पक्ष में बोलते हुए दिख रहे थे। देखिए, इस वक्त राहुल गांधी का हर एजेंडा फ्यूज होता जा रहा है, जैसे कि पहले होता रहा है। पहले वोट चोरी पे खूब माहौल बनाया, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये बम वो बम, सब निकला फुस्सी बम। फिर मनरेगा जी राम जी का मामला उठाया, वो भी कुछ खास नहीं चला। अब तो राहुल गांधी के दो सबसे फेवरेट नैरेटिव भी धराशायी होने वाले हैं और ये नैरेटिव खत्म करने की शुरुआत कहीं और से नहीं हो रही है, खुद कांग्रेस और इंडी गठबंधन से हो रही है। कांग्रेस के अंदर इस वक्त गजब का बवाल मचा है क्योंकि राहुल गांधी संघ के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, संघ को नफरत फैलाने वाला संगठन बताते हैं, तो कांग्रेस के नेता ही संघ की तारीफ करने लगते हैं। ऐसे ही रूबिका लियाकत और दीपक चौरसिया, इन जैसे एंकर्स ने भी धीरे धीरे ओपनली प्रो बीजेपी स्टांस अपना लिया था। हालांकि NDTV जैसे कुछ चैनल्स थे जिन्होंने अपनी कांग्रेस लीनिंग पोजीशंस नहीं बदली थी, लेकिन उनके सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई थी। जो चैनल्स लगातार मोदी के खिलाफ बने रहे, उनकी TRP गिरने लगी, उनकी रीच घटने लगी और जो ऑडियंस थी ना, उनको इन्हें देखने में अब कोई दिलचस्पी थी नहीं। और इसके उलट जो चैनल्स मोदी के नैरेटिव के साथ चले, उन्होंने ना सिर्फ खुद को थ्राइव किया बल्कि अपनी रीच और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ाए। और देखो, इसका ना रीजन भी था। 2014 के बाद से एक नई तरीके की राजनीति जन्म ले चुकी थी और धीरे धीरे कांग्रेस और लिबरल विचारधारा साल दर साल कमजोर होने लगी थी। जनता अब वो बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी जो 2014 से पहले टीवी पर आम थी। अब देखो, इसका ना एक साइड इफेक्ट भी हुआ। साइड इफेक्ट ये था कि धीरे धीरे टेलीविजन की जो डिबेट्स थी वो एक तरफा होती चली गई। नहीं, होती पहले भी थी। NDTV पे मानो अगर 5 लोगों को बुलाया गया तो उनमें से 4 लेफ्ट के होंगे, 1 BJP RSS का होगा। तो ये ना निष्पक्ष डिबेट का फॉर्मेट है ही नहीं, पर ऐसा ही होता था। और 2014 के बाद इसका बिल्कुल उल्टा होना शुरू हो गया। 4 लोग अगर बुलाए जा रहे हैं तो 3 राइट साइड के होंगे, BJP RSS के होंगे, 1 लेफ्ट का होगा। अब देखो, यहाँ पर ना एक ऑपोजिशन की भी गलती है क्योंकि ऑपोजिशन ने डिबेट्स के गंभीर मुद्दों के नाम पे बहुत बार बस गोलगप्पे ही फोड़े हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ किया नहीं है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि एंकर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो डिस्कशन को प्रोफेशनली हैंडल करें, ना कि ओपनली किसी एक पक्ष के समर्थन में खड़े हो जाए। 2014 से 2024 के बीच जैसे जैसे बीजेपी की सरकार का एक दशक पूरा होने के करीब आया, नेशनल टेलीविजन मीडिया एक तरफा नैरेटिव की तरफ बढ़ चुका था और इसी कारण मीडिया को गोदी मीडिया का टैग मिल चुका था। अब सवाल ये उठता है कि मीडिया का ये जो झुकाव है ये क्यों हुआ, और इसके पीछे जो सबसे प्रभावी कारण था वो था सरकारी पैसा। देखिए, इस बात को ना ठीक से नहीं बताया जा सकता कि सरकार मीडिया हाउसेज को सीधे तौर पर कितना पैसा देती है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से साफ है कि सरकार एडवर्टाइजिंग पर ना एक बहुत बड़ा खर्चा करती है। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया है। बीजेपी सरकार ने अपनी स्कीम्स और पॉलिसीज के प्रचार के लिए ना भारी पैसा लगाया है। इन एडवर्टीजमेंट्स का बड़ा हिस्सा न्यूज़ चैनल्स को मिला है। इनफैक्ट 2014 से 2022 के बीच में केंद्र सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगभग 6500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है। एक समय ऐसा भी था जब सरकार रोजाना करीब 2 करोड़ एडवर्टाइजिंग पर खर्चा कर रही थी और इसका सीधा लाभ ना मीडिया के बिजनेस मॉडल पर पड़ता है।
चैनल्स ये समझने लग जाते हैं कि सरकार से दूरी का मतलब है रेवेन्यू रिस्क, और सरकार के पक्ष में रहने से एडवर्टाइजिंग हमारे पास आती रहेगी, स्पॉन्सर्स हमारे पास आते रहेंगे। तो देखो, ये मीडिया के लिए ना कोई नई बात नहीं थी। मीडिया की इनकम का सबसे बड़ा चंक हमेशा से ही गवर्नमेंट से मिलने वाली एड से होता रहा है। इसीलिए आप ना किसी भी समय की मीडिया को उठा के देख लो, वो प्रो गवर्नमेंट अधिक दिखाई देती थी और एंटी गवर्नमेंट कम। 2014 के बाद गवर्नमेंट मोदी की थी और इसी कारण मीडिया का एक बड़ा हिस्सा दलाल मीडिया की जगह गोदी मीडिया बन गया। देखिए, धीरे धीरे पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो 2014 से पहले कांग्रेस के पाले में खड़ा रहता था, अब बीजेपी के पाले में चला गया। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले कांग्रेस को बचाया जाता था और अब बीजेपी को। मीडिया ने यह सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि उनकी असली भूमिका क्या होनी चाहिए। उन्होंने बस ये देखा कि सत्ता किधर है और मीडिया को ज्यादा फायदा कहां से हो सकता है, और उसी दिशा में खुद को ढाल दिया। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते चले गए। डिबेट्स का मकसद सच जानना नहीं रह गया, बल्कि ये दिखाना हो गया कि कौन ज्यादा तेज बोल सकता है। Supreme Court says the CBI is directed to investigate. Viewers, the Supreme Court has said the CBI is directed to investigate. Breaking news. I think we got it first. The Supreme Court has allowed a CBI investigation. It's done with them. It's done. It's CBI for SSR with them. Tell us more. जो और हाँ, हेलो अरे तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? मीडिया वालों को लगने लगा कि जितना ज्यादा हंगामा होगा उतनी ज्यादा व्यूअरशिप आएगी, और इसी वजह से रोज वही लड़ाइयां, वही चेहरे, वही तयशुदा बातें बार बार दोहराई जाने लगी, और धीरे धीरे न्यूज का मतलब सिर्फ शोर शराबा हो गया। और इसी समय सोशल मीडिया और यूट्यूब तेजी से आगे बढ़ने लगे। लोगों के पास खबर देने और समझाने के नए विकल्प पहुंच गए। बहुत से दर्शकों को साफ महसूस होने लगा कि टेलीविजन पर ज्यादातर शोर है लेकिन जानकारी कम है, जो कि सच भी है। बावजूद इसके टेलीविजन मीडिया ने इस बदलाव को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने मान लिया कि ऑडियंस को यही फॉर्मेट पसंद है, जबकि असल में ऑडियंस इससे धीरे धीरे उब रही थी। YouTube पर लोग शांति से पूरे मुद्दे समझने लगे, लंबे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने लगे जिनमें पूरी बातें रखी जाती थी, और ऊपर से YouTube के ऊपर दोनों पक्ष के वीडियोस थे। और इसी बीच में कोविड आ गया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल और तेज हो गया। इस समय बहुत सारे नए क्रिएटर सामने आए जो पॉलिटिकल, सोशल और जियोपॉलिटिकल मुद्दों को आसान भाषा में समझाने लग गए। लोगों ने ट्रेडिशनल मीडिया की जगह सोशल मीडिया को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, और इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि कोविड के समय सेंसेशनलिज्म और फेक न्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सुशांत की हत्या हुई, उसे दवाओं के ओवरडोज से मारा गया, उसे गला दबाकर मारा गया था। 80% हमारी आबादी हिंदू है, क्या हिंदू चुप रहेंगे? और जय श्री राम, जय श्री राम। मैं क्या करूं, आज सारे मेरे दर्शक जितने हैं वो तो नरेंद्र मोदी के साथ है। न्यूज चैनल्स बिना ठीक से जांच किए खबरें चलाने लगे थे, और इसीलिए कई बार वो झूठी खबरें चला देते थे। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर दिखाया जाता था। और ये सिर्फ एक दो मामले नहीं है। आप सुशांत सिंह राजपूत के मामले की बात कर लो। उस पर जिस तरीके की सेंसेशनल कवरेज की गई, उससे ट्रेडिशनल मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर कई बार बड़े सवाल खड़े हो गए थे। रोज के रोज बिना किसी सबूत के नई नई कहानियां बनाई गई, बिना किसी ठोस सबूत के देश विदेश तक बात जोड़ दी गई। टीआरपी के लिए इस समय न्यूज चैनल्स कुछ भी करने को तैयार थे। किसी भी तरीके से हमें जो इस गाड़ी के बारे में जानकारी मिली थी वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप शायद नंगा होने तक को तैयार थे, पर इस पॉइंट पर लोगों को साफ समझ में आ चुका था कि टीवी पर किस तरीके से न्यूज के नाम पर नंगा नाच चल रहा है। और भाई साहब, आप ये सब कुछ कितने समय तक बेच पाओगे? कभी ना कभी तो ऑडियंस का मन उबेगा ही। और एग्जैक्टली यही हुआ। टीआरपी धीरे धीरे गिरने लगी। शहरों के लोग टीवी को छोड़कर मोबाइल पर खबरें देखने लगे। एडवर्टाइजर्स ने भी यह बदलाव देखा, और अब वही ब्रांड्स सोशल मीडिया को ज्यादा बेहतर ब्रांडिंग का टूल समझने लग गए। हद तो तब हो गई जब कई बड़े बड़े चैनल्स अपने मार्केट शेयर तक लॉस करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि लोग उन्हें देख ही नहीं रहे थे। और शायद यहीं से मीडिया को पहली बार समझ में आया कि अगर यही तरीका चलता रहा तो आगे टिक पाना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा।
वरना वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। और शायद यहीं से 2025 के अंत के आसपास मीडिया में एक नया बदलाव दिखता है। पिछले 15 दिनों से कई मीडिया हाउसेस ने अचानक से बीजेपी सरकार की आलोचना शुरू कर दी है। जहां पहले चुप्पी साध ली जाती थी, वहीं अचानक से गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, जो कि अच्छी बात है। हिंदी व्याकरण मेरी अच्छी नहीं है, मगर वही शब्द घंटा का प्रयोग आपके मंत्री महोदय ने किया जब किसी चैनल के रिपोर्टर ने उनको पूछा, मेक अ फिल्म ऑन व्हाट हैपेंड टू सिंगर, पुट द ब्रूटैलिटी आउट, लेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री नो द ट्रूथ ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। द बीजेपी which is in power in New Delhi and in the state of Madhya Pradesh, whether they have forgotten the promises that they made to the people. Hope the government knows the difference between the Ministry of Environment and the Ministry of Mining. It is not for the Ministry of Environment to put out what I found today to be a weak and unconvincing defense by Bhupendra Yadav, the Environment Minister. और इसका सीधा असर टीआरपी पर पड़ा और व्यूअरशिप में हल्का सा सुधार दिखाई देने लगा। यानी कि ये स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। और देखिए, बदलाव कोई एक दो रिपोर्टर्स तक या फिर एक दो मीडिया हाउसेस तक सीमित नहीं है, ये पूरे मीडिया इकोसिस्टम में दिखाई देने लगा है। कई मीडिया हाउसेस ने अचानक से बीजेपी को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और अब यहाँ पर यह बात समझनी जरूरी है कि जो मीडिया हाउसेस ये जो मुद्दे उठा रहे हैं इस समय, ये सही हैं और सरकार से सवाल पूछना इन मुद्दों पर बहुत जरूरी है। लेकिन आप इसका मतलब ये मत समझिए कि बदलाव जो है वो पत्रकारिता वाली आत्मा के जागने से हो गया है इनके अंदर। ये बदलाव जितना सीधा दिखता है ना, उतना है नहीं। ये बदलाव किसी भी तरीके से नेचुरल नहीं लगता है। ऐसा संभव ही नहीं है कि पिछले 10 सालों में आपको सरकार की कोई कमी ना दिखी हो और अचानक से 15 दिन के अंदर सारी कमियां दिखने लग जाएं। और शायद इसीलिए इस बदलाव का कारण केवल टीआरपी नहीं है, इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। देखिए, अगर कुछ लोगों की माने तो मीडिया में ये जो पूरा बदलाव दिखाई दे रहा है, उसके पीछे सिर्फ टीआरपी या बिजनेस प्रेशर नहीं है, बल्कि एंटी इंडिया फोर्सेस की भी भूमिका हो सकती है। ये कहना ज़रूरी है कि यह कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने इस शक को पूरी तरीके से बेबुनियाद भी नहीं रहने दिया है। सरकारी एजेंसियों और पब्लिक इन्वेस्टिगेशंस में कई बार ये आरोप सामने आया है कि कुछ जर्नलिस्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एनजीओज को विदेशी फंडिंग मिली है। ये फंडिंग सीधे या इनडायरेक्ट तरीके से आई और इसका मकसद भारत की इंटरनल पॉलिसीज, सोशल फैब्रिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इन सब को लेकर नेगेटिव नैरेटिव बनाना था। और ऐसे मामलों के एक दो उदाहरण नहीं हैं, बल्कि समय समय पर अलग अलग जांचों में ये सवाल उठता ही रहा है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बाहर से आने वाले पैसों और एजेंडा से प्रभावित हो रहा है। ये पहली बार नहीं था कि किसी देश में मीडिया और सिविल सोसाइटी को फॉरेन फंडिंग के जरिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हुई हो। जॉर्ज सोरोस और उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, वो तो भाई साहब इस तरीके के मामलों को लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय रहे ही हैं। ईस्टर्न यूरोप से लेकर हंगरी तक कई देशों की गवर्नमेंट्स ने आरोप लगाया है कि सोरोस फंडेड एनजीओज और मीडिया आउटलेट्स, उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ना डिस्टेबलाइज करने का काम किया है। और देखो, इसका ना कारण भी है, क्योंकि मीडिया किसी भी देश में नैरेटिव बनाने का सबसे डायरेक्ट टूल होता है। भारत में भी यही चिंता सामने आई। अब देखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि सरकार से सवाल पूछना क्या गलत है। सवाल पूछना चाहिए, बहस करना चाहिए और आलोचना भी होनी ही चाहिए, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन जब आलोचना एकदम से ही लगातार एक ही दिशा में चली जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा अचानक हृदय परिवर्तन का कारण क्या है। अब देखिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो साफ है, मीडिया किसी की भी सगी नहीं होती, न सरकार की, न विपक्ष की और न ही जनता की। मीडिया सबसे पहले अपना फ़ायदा देखती है और जहां से रेलेवेंस और टीआरपी मिलेगी, जहां उसको पैसा दिखाई देगा, वो बिना देर किए उसी तरफ झुक जाएगी। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया कोई विचारधारा नहीं है, मीडिया कोई लेफ्ट विंग या राइट विंग नहीं होती, मीडिया केवल बिजनेस है। इसीलिए मीडिया की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, उसको आइडियोलॉजिकल चश्मे से देखना अक्सर गलती ही होती है। असल में मीडिया सिर्फ एक ही विंग को मानती है और वो है टीआरपी विंग। आखिर में बात बहुत ही ना सीधी है, सवाल पूछिए, बहस कीजिए, सरकार की आलोचना भी करिए, लेकिन ये सब भारत के बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए, ना कि भारत को कमज़ोर दिखाने के लिए या फिर भारत को ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए। भारत किसी के सामने झुके ना और ऐसा भी ना लगे कि कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया है। बस यही फ़र्क है असली जर्नलिज्म और प्रोपेगेंडा के बीच में। एक छोटी सी रेखा है जर्नलिज्म और प्रोपेगेंडा के बीच, उसी को मेंटेन रखना चाहिए।
बाकी आपको क्या लगता है, ये अचानक आए पूरे मीडिया इंडस्ट्री में शिफ्ट के पीछे क्या रीजन हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बाकी अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन, पेट्रियन और यूपीआई तीनों के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।